इट्स डे 18 ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज़ और आज हम बात करने वाले हैं द 4 ओरिएंटेशंस की। तो मैं बता दूं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने टाइमलाइन किया, उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया, अलग अलग थ्योरीज देखी, सारे पीरियड्स देखे। अब हम उन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना, वो वाली चीज़ देखने के लिए हम लाए हैं आपके लिए द 4 ओरिएंटेशंस। द 4 ओरिएंटेशंस में अगर मैं बात करूं तो इसमें जिक्र है एम.एस. अब्राहम्स की बुक द मिरर एंड द लैम्प। तो मिरर एंड द लैम्प, सीधी सी बात ऐसे समझ लो, इनका एक वर्क है द मिरर एंड द लैम्प। मिरर में वो क्या कह रहे हैं, एक तरह का मिमेटिक बोल रहे हैं कि ये एक चीज़ का रिफ्लेक्शन है, जो ऑथर फील करता है, रिफ्लेक्शन वो लिखता है। वहीं पे लैम्प क्या कह रहा है कि वो उस राइटर के अंदर की गाइडिंग लाइट है जो उसको चीज़ें लिखने में मदद करती है। ठीक, तो इसके 4 ओरिएंटेशंस है, जिसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड, ऑथर, टेक्स्ट, रीडर, सोसाइटी। हम अगर वर्ल्ड ओरिएंटेड देखें तो हमारे पास है मिमेटिक, ऑथर ओरिएंटेड देखें तो एक्सप्रेसिव, टेक्स्ट ओरिएंटेड देखें तो ऑब्जेक्टिव, रीडर सोसाइटी ओरिएंटेड देखें तो हमारे पास है प्रैग्मेटिक। अब हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बात समझनी है कि हर एक आइडिया सारी चीज़ें कनेक्ट करेगा। जैसे कि हर स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था सेम टेक्स्ट के बारे में। पढ़ा है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पढ़ाया है ना मैंने? नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो देखो जाके, तब समझ आएगा, है ना। हम चीज़ों को कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। हमने आपको टाइमलाइन सिखाई कि इंग्लिश लिटरेचर में ये पीरियड्स होते हैं, उन पीरियड्स को कनेक्ट करा हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म से कि उसको किस लेंस से देखा जा रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट नहीं बदल रहा है, बस उसको देखने का नज़रिया बदल रहा है। अब हम उसके लिए ओरिएंटेशंस लाए हैं, है ना, जो एम.एच. अब्राहम्स के, जिसमें मिरर क्या है, मिमेटिक, जो वर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लैम्प क्या है, एक्सप्रेसिव, जो ऑथर रेडिएट कर रहा है लाइट। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो आगे देखते हैं हम। इसमें हमने जितना भी अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उस सबका कनेक्टिव टिश्यू ये है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब आपको याद क्या रखना है कि हम सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, हम फाउंडेशनल बनाते हुए चल रहे हैं। तो आपको फाउंडेशन की अगर कद्र है बिल्डिंग खड़ी करने से पहले, तो आपको वो पहला लेक्चर देखना है, समझे? अगर अभी तक नहीं देखा है तो बेटा पहले वो देखा जाके। अगर मैं बात करूँ कि मॉडल्स की, अगर आपका देखा हुआ है, आप बिगिनर नहीं हो, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, है ना। अगर मैं बात करूँ एम.एच. अब्राहम्स का मॉडल की, तो एम.एच. अब्राहम्स द मिरर एंड द लैम्प, विच इज 1953 वर्क, notice that every literary theory ever written focuses on one of 4 major thing। इन्होंने ये फोकस किया कि जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज हैं उन्होंने इन 4 थिंग्स पे फोकस किया ही किया है। द वर्ल्ड, द टेक्स्ट इमिटेट्स द ऑथर हु क्रिएटेड इट, द टेक्स्ट इटसेल्फ एंड द रीडर एंड सोसाइटी इट अफेक्ट्स। क्या 4 चीज़ें हैं कि वर्ल्ड जो इमिटेट किया जा रहा है, ऑथर जो क्रिएट कर रहा है, टेक्स्ट जो खुद में खुद कंप्लीट है, और द रीडर सोसाइटी जो उससे अफेक्टेड हो रही है या जो इफेक्ट ला रही है। ठीक, दैट्स इट। एवरी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म एंशिएंट टू मॉडर्न फिट इन वन ऑफ दीज 4 मॉडल। इस मॉडल को अब आप देखोगे तब आप समझ पाओगे हम क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, लिटरेरी थ्योरी पढ़ी है, क्रिटिसिज्म पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसको हम इस एक मॉडल में कैसे संभाल रहे हैं। हमने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का पढ़ा था। प्लेटो क्या कह रहे हैं, इमिटेशन वाली बात कह रहे हैं, तो वो क्या है, मिमेटिक थ्योरी। मिमेटिक थ्योरी में क्या है, वर्ल्ड ओरिएंटेड है। ऑथर ओरिएंटेड क्या है, एक्सप्रेसिव, जिसमें हम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज इनकी बात कर रहे होंगे। टेक्स्ट ओरिएंटेड में हम रिचार्ड्स देख रहे थे, ब्रूक्स देख रहे थे, वेमसेट देख रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव। और रीडर्स में हम प्रेगमेंटिक देख रहे थे, प्रेगमेंटिक जिसमें हमारा मार्क्सिज्म आ रहा था, फेमिनिज्म आ रहा था, पोस्ट कॉलोनियल, ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब अगर आपको मार्क्सिज्म ही नहीं मालूम है तो आप क्या कर लोगे जान के। अब जिसको मालूम है मार्क्सिज्म क्लास पावर से रिलेटेड है, उसमें हम क्या क्या बातें कर रहे थे, कौन कौन से ऑथर्स हैं, तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा। इसलिए देयर इज़ अ सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो। ओके, अगर मैं बात करूँ कि इन चारों चीज़ों का हम अगर एक ओवरव्यू लेना चाहें तो ऐसा ले सकते हैं कि जो मिमेटिक है वो है वर्ल्ड ओरिएंटेड। क्या है, वर्ल्ड ओरिएंटेड। इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है, डज दिस टेक्स्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड।
क्या ये जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, वो क्या एक्यूरेटली उस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? ये कौन पूछ रहा था? किससे रिलेटेड है? प्लेटो, एरिस्टोटल, ऑरवेच, अर्नोल्ड। ठीक, इसमें कौन कौन से स्कूल्स आ रहे हैं? मॉरल क्रिटिसिज्म, रियलिज्म और न्यू हिस्टोरिज्म। अब इसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका मैंने सेपरेट क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से बता रखा है ना। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव क्या है? जिसमें ऑथर ओरिएंटेड बात हो रही है, जिसमें वो पूछ रहे हैं व्हाट डज द ऑथर फील इन एक्सप्रेस। ऑथर क्या फील कर रहा है, ऑथर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जिसमें हमारा वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, कीट्स हैं, पी.वी. शेले हैं, ये सारे लोग हैं। इसमें कौन सा स्कूल आ रहा है? रोमांटिक क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल और साइको एनालिटिक। कि ऑथर क्या फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव, टेक्स्ट ओरिएंटेड, व्हाट डू द वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ मीन। ऑब्जेक्टिव की टेक्स्ट का क्या मतलब आ रहा है ना। टेक्स्ट का क्या मतलब आ रहा है, तो टेक्स्ट का क्या मतलब आ रहा है ये हम किस में देख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन में, जिसमें रिचार्ड्स आ रहे हैं, ब्रुक्स आ रहे हैं, विमसेट आ रहे हैं, रैनसम आ रहे हैं। इसमें कौन सा आ रहे हैं? फॉर्मुलिज्म आ रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म आ रहा है, न्यू क्रिटिसिज्म आ रहा है ना। अगर मैं बात करूँ न्यू क्रिटिसिज्म में क्या था, एक बार रिवाइंड करो। फॉर्मुलिज्म में क्या था, रिवाइंड करो। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, रिवाइंड करो। फॉर्मुलिज्म में याद आया है कि हम उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, है ना, कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा, नहीं याद आ रहा। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म तो याद आ रहा होगा कि जिसमें हम साइन पढ़ रहे थे, फर्डिनेंट वाला, आया याद? नहीं आया? तो आपका ये लूप होल आ रहा है जो आपको क्लियर करना चाहिए पहले। ठीक, प्रैग्मेटिक में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम देख रहे हैं रीडर सोसाइटी, व्हाट डज इट डू टू रीडर या सोसाइटी। ये रीडर या सोसाइटी को क्या कर रहा है ना, क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है ना। हॉरेस, हॉरेस का क्या था, नहीं याद आया? मार्क्स का क्या था? हॉरेस, मार्क्स, ग्रामसी, फिश, बटलर, सेट, ये सब। अच्छा, इनके पूरे पूरे नाम आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो बहुत बड़ा लूप होल है भाई, पहले इसको कवर करो जाके। ये मैं आपकी आंखें खोल रही हूँ, वरना मुझे क्या, मैं तो आपसे मीठी मीठी बातें करके इस पूरे चैप्टर में ही आपको समाये रखूँ। आप यही देखो, आप यही समझो। नहीं बेटा, आंखें खोलो, सही बात समझो। एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है ना। मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्वेर, रीडर रिस्पॉन्स। मार्क्सिज्म क्या है? जिसमें पावर क्लास आ रही थी। फेमिनिज्म क्या है? जिसमें फीमेल बॉयज़ को हम उठा रहे थे, उसकी बात कर रहे थे कि उनका भी जिक्र होना चाहिए। जिसमें हम कौन पढ़ रहे थे? वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ रहे थे। पोस्ट कॉलोनियल, रीडर रिस्पॉन्स में हम कितने पढ़ रहे थे? स्टैनले फिच को कर रहे थे, इस तरह टेक्स्ट इन क्लास और नॉट। वो वाली चीज़ हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? नहीं याद आ रही है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, ये हमने पूरा पढ़ा है, ये हमने पूरा पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा है? बताओ, नहीं दिख रहा है? देखो, फॉर्मूलिज्म, एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं आप तो कुछ बता ही नहीं रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जाने वाले बच्चे जिनको लगा होगा असल में कि हाँ अब तो मुझे अगला चीज़ देखनी ही पड़ेगी, वो जाके देख रहे होंगे। बट जो अभी भी ढीठ हैं कुछ बच्चे कि नहीं मैं तो समझ के रहूँगा भले ही समझ ना आए, तो देखो, फॉर्मुलिज्म, रशियन फॉर्मुलिज्म में हम क्या देख रहे थे कि कोई चीज़ उसको लिटरेरी क्या बना रही है, ऐसी क्या लैंग्वेज उसमें जो लिटरेरी बना रही है। जिसमें हम विक्टर शिक्लोव्स्की को देख रहे थे, जैकोब्सन को देख रहे थे, इन सबको देख रहे थे। डीफेमिलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, है ना। शिक्लोव्स्की ने क्या पॉइंट किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक चीज़ लैंग्वेज उसको लिटरेरी बना रही है। ये हम फॉर्मुलिज्म में देखें। न्यू क्रिटिसिज्म में हमने क्या देखा है कि टेक्स्ट का मतलब क्या आ रहा है। ऑथर को इग्नोर कर दो, रीडर की बात रखो और ये देखो कि उसमें आ क्या रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है। क्लोज रीडिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे इंटरनल फेलिसीज, अफेक्टिव फेलिसीज, सब देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म में हम सिस्टम की बात कर रहे थे, साइन की बात कर रहे थे, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, डीकंस्ट्रक्शन में डेरिडा आ गए, वो कह रहे हैं कि मीनिंग कभी स्टेबल रहा है या नहीं रहा है। जिसमें डेथ ऑफ ऑथर आ गए, रोलिंड बार्ट्स की डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। फोकोल्ट का डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट, देखो मैं उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी, अगर आपको दिख रहा हो ये
पन्ने की PDF है जो मैंने आपको उधर शायद 1 सवा घंटे में कवर की हुई है ना। उतनी सारी बातें तो नहीं बताऊंगी यहाँ, बट द थिंग है कि बस एक ओवरव्यू लेना है तो ले लो कि मार्क्सिस्ट में आइडियोलॉजी थी, हेजेमनी थी। हेजेमनी क्या होता है? आप हर पॉइंट पे अगर अटक रहे हो ना तो बेटा खुद के साथ धोखा कर रहे हो। प्लीज़ फाउंडेशन से देखो जाके। अगर आपको वैसे मालूम है कि हेजेमनी क्या होता है तो हेजेमनी जानो आप कि किसी पे पावरफुली किसी को कंट्रोल तो करना बट विद कंसेंट, मतलब किसी को कंट्रोल करना बट विद कंसेंट, नॉट बाय फोर्स। हेट्रोग्लास या वक्टिन का है ना डिस्कोर्स एंड नॉर्मल नोबल। फेमिनिस्ट में हम क्या देख रहे थे? वर्जीनिया वुल्फ की वेयर आर द वुमेन, है ना, व्हाट अबाउट जेंडर, ये सारी बातें हम कर रहे थे। ये सारी बातें करने के साथ साथ हम साइको एनालिटिक पे पहुँचे थे। साइको एनालिटिक पे हम क्या देख रहे थे कि व्हाट इज़ रिप्रेस्ड है, कौन रिप्रेस्ड है ना। उसमें हम अनकॉन्शियस स्टेज, मिरर स्टेज, उन सारी की बातें कर रहे थे। रीडर रिस्पॉन्स में हम देखो फिश की बात कर रहे हैं, आइजर की बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, है ना, इम्प्लाइड रीडर, ये सारी चीज़ें। देखो जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, आपका बेस बना हुआ है ना। मैं यहाँ आपको केवल डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ, है ना। वरना मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है। न्यू स्टोरीज में क्या है कि हाउ डज टेक्स्ट रिलेट टू पावर इन हिस्ट्री, पावर और हिस्ट्री से कैसे रिलेट कर रहा है, जिसमें हम देख रहे थे सेल्फिशनिंग, कंटेनमेंट, सबवर्जन। पोस्ट कॉलोनियल में हम देख रहे थे हाउ डज एम्पायर शेप टेक्स्ट एंड आइडेंटिटी, जिसमें एडवर्ड सीड थे, स्पिवाक थे, भावा थे, ये ओरिएंटलिज्म, हाइब्रिडिटी, सबाल्टर्न, इसका इकोक्रेटस में हम नेचर की बात कर रहे थे, है ना, पेस्टोरल, एंटी पेस्टोरल। कोई थ्योरी में हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्लोजेड या जेंडर एज परफॉर्मेंस देख रहे थे कि हाउ इज हेट्रोनॉर्मेटिविटी चैलेंज फॉर और इन्फोर्स्ड। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आ गया समझ में? आ गया। ये देखो ये क्रिटिकल टर्म्स भी हमने सब बताए हुए हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा चीज़ें आपको कैसे बताई जाए। PYQs भी दिए हुए हैं। अब बताओ किसकी गलती है? मेरी नहीं ना। अब आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब हमने क्या देखा, ये मैंने जो 5-7 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए हैं वो इसका मतलब है कि आपको पिछड़े हुए फील ना करो। ठीक, मिमेटिक बता दिया, एक्सप्रेसिव बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया और प्रैग्मेटिक बता दिया। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। 2 मिनट ले लो, इसको खुद से पढ़ो, आ जाएगी समझ में। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट लेके अपने आप पढ़ो। और ये बात याद रखना कि कोई तुम्हें कितना भी पढ़ा जाए, जब तक तुम अपने आप नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। चाहे तुम 2x पे देख लो चाहे 1x पे देख लो। ठीक, आ गया समझ में? और जैसे मैंने वो चीज़ 5-7 मिनट में कराई, तो ये दुनिया में हर चीज़ आपको मिनिमम टाइम में भी कराई जा सकती है, मैक्सिमम टाइम में भी कराई जा सकती है। बट द थिंग है कि आप एक सुटेबल टाइम में देखो। मैंने, आप देखोगे तो पूरी पूरी इतनी बड़ी बड़ी यूनिट मैंने 20-20, 25-25 मिनट में करा रखी हैं। जो लोग 25-25 दिन चलाते हैं जिन यूनिट्स को, नॉट किडिंग, वो मैंने 25 मिनट में करा रखी हैं। और उसमें भी ऐसे कीवर्ड्स हैं कि आपको पिछड़ा फील नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे तो ये बात इसका नहीं मालूम। मालूम सब पड़ेगा लेकिन उतनी डेप्थ नहीं मालूम पड़ेगी। और वो जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को भरने के लिए ये हमारी फाउंडेशन सीरीज़ है, जिसका डे 18 चल रहा है। आप ये पेपर 1 भी इसमें इंक्लूडेड है और पेपर 2 तो हम कर ही रहे हैं। और ये फेब लास्ट तक हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, फेब से पहले ही कर लेंगे, है ना, आपका फाउंडेशन बेस बनाने के लिए। फिर जो हम एडवांस की चीज़ें लाएंगे ना होली बार, वो चीज़ें आपके देखने लायक होंगी। तब आप कहोगे यस दिस इज डेप्थ आई नीड, ऐसे में कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अच्छा चलो बहुत बातें हो गई। अब मेरे को ये बताओ कि आप टाइमलाइन समझ गए? टाइमलाइन के बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म देख लिया, स्कूल देख लिए, वो सारी चीज़ें देख ली कि कौन कैसे टेक्स्ट को लिख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो देख ली। फिर उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, है ना, क्या ओरिएंटेशंस आए हैं वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे हम समझते जाएंगे कि जो चीज़ लिखी हुई है उसके क्या मायने होते जा रहे हैं। माइमेटिक हमने देख लिया, वर्ल्ड ओरिएंटेड, एक्सप्रेसिव देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, प्रैग्मेटिक देख लिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2023 का है। The title The Mirror and the Lamp encodes which two of the Abraham's 4 orientations, है ना।
जो मिरर एंड द लैम्प है वो इनकोड कर रहा है क्या, कौन से चार को, नहीं कौन से दो एब्राम्स कि अच्छा इसमें आपको वो नहीं मिला है, ऑप्शंस नहीं मिले हैं। देखो इसमें जो भी ऑप्शन थे उसमें से यही दो ऑप्शन आ रहे हैं, मिमेटिक और एक्सप्रेसिव। सॉरी हो जाती है गलती, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। द टाइटल द मिरर एंड द लैम्प एनकोड्स विच टू ऑफ अब्राम्स फोर ओरिएंटेशन। अब्राम्स के जो चार ओरिएंटेशन है उनमें से मिरर और लैम्प कौन सा वाला बता, मिरर कौन सा बता रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि मिमेटिव। एक्सप्रेसिव जो लैम्प है, जो ऑथर अपनी लाइट को रेडिएट कर रहा है वो क्या है, एक्सप्रेसिव करना। तो मिरर और लैम्प क्या बता रहे हैं, मिमेटिव और एक्सप्रेसिव। आगे समझ में कौन कौन सा नहीं बता रहा है, ऑब्जेक्टिव और प्रैग्मेटिक। ठीक, अब हम एक एक करके देखेंगे। वर्ल्ड ओरिएंटेड क्या है, उसका सबसे पहला जो मिमेटिक वाला पार्ट है उसका सबसे पहला कंसर्न ये है कि डज दिस टेक्स्ट एक्चुअली इमिडिएट रिफ्लेक्ट रियलिटी। जो वर्ल्ड है वो क्या सच में, एक मिनट, ये मेरे को आज तक नहीं समझ आ पा रहा है, या तो मैं टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ कि ये जो लाइंस आती हैं ये क्यों आती हैं और ये कैसे ठीक होती हैं। ये तो मैं ही बहुत पीछे रह गई हूँ, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आपको दिख तो रहा ही है ना, आप समझ तो पा ही रहे हो ना, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हम वो बच्चे हैं ना जो को रहता है कि हमें काम मिलना चाहिए, हमें चीज़ दिखनी चाहिए, हमें अपने काम से काम होना चाहिए, आलतू फालतू डिस्ट्रैक्शन पे हम ध्यान नहीं देंगे, है ना। वर्ल्ड ओरिएंटेशन में अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड ओरिएंटेड में, तो उसमें क्या है कि डज दिस टेक्स्ट एक्यूरेटली इमिटेट रिफ्लेक्ट रियलिटी। वो पूछ रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो क्या सच में इमिडिएट कर पा रहा है रियलिटी को, रिफ्लेक्ट कर पा रहा है रियलिटी को। मुझे नहीं मालूम आपको कितना धीमे पढ़ने पे, कितना तेज पढ़ने पे आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बट मैं ये अपनी नॉर्मल स्पीड पे जैसे पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तो बच्चों को समझ आता है जिनको मैं सामने से पढ़ाती हूँ। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं उस हिसाब से देखूँगी, है ना। वॉट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस ओरिएंटेशन जजेस लिटरेचर बाय हाउ वेल इट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ नेचर, ह्यूमन सोसाइटी, मॉरल रियलिटी। ये जो ओरिएंटेशन है ये जज कर रही है लिटरेचर को कि वो कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, रिप्रेजेंट कर पा रहा है इस वर्ल्ड को। ठीक, जिसमें नेचर है, ह्यूमन सोसाइटी है, मॉरल रियलिटी है। द टेक्स्ट इज लाइक अ मिरर। वो कह रहे हैं जो टेक्स्ट है वो है मिरर की तरह। इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स एंड हाउ ट्रूथफुली। वो कौन सी चीज़ कितनी सच्चाई के साथ रिफ्लेक्ट आउट कर रहे हैं, इस पर उसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है। इसमें की थिंकर्स कौन है, प्लेटो, एरिस्टोटल, एरिच ऑरविच, मैथ्यू आर्नोल्ड और न्यू हिस्टोरिस्ट। प्लेटो का क्या था, प्लेटो ने क्या कहा था, पोइट्री क्या है, थ्री रिमूव्स फ्रॉम द ट्रुथ। और ये कहते थे कि पोइट्स को वैनिश कर दो, ये इतना ज़्यादा इमोशनल है और हमें इमोशनल साइड की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है ना। प्लेटो क्या है, थ्री रिमूव्स फ्रॉम द ट्रुथ, इनका ये यहाँ पे जिक्र है। एरिस्टोटल जो डिफेंसिव नेचर के थे, उनका क्या कहना था कि पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल्स को इमिटेट करती है ना, मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री पोइट्री। तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों मैंने आपको कल पढ़ाए हैं, कल ही पढ़ाए हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, जितना मैंने बताना था बता दिया। ऑरविच के बारे में बात करूँ तो इनका मिमेसिस जो है कि ट्रेसेस स्टाइल ऑफ रियलिज्म अक्रॉस हिस्ट्री, आप समझ रहे होंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड, टचस्टोन मेथड, जो मैंने आपको बताया था कि किसी टेक्स्ट को बेस्ट चीज़ से कंपेयर कर देना, समझ रहे हो, मतलब किसी एक लिटरेरी टेक्स्ट जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उसको आप एक बेस्ट चीज़ से कंपेयर कर दो, बेस्ट टेक्स्ट से कंपेयर कर दो। डैट इज टचस्टोन मेथड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। न्यू हिस्टोरिस्ट का क्या है, टेक्स्ट एम्बेडेड इन एंड शेप्ड बाय इट्स हिस्टोरिकल वर्ल्ड। टेक्स्ट जो उसमें है, लिटरेचर में है, वो कैसे हिस्टोरिकल वर्ल्ड के साथ शेप किया गया है, ये किनका कहना है, न्यू हिस्टोरिस्ट्स का। अब इसके कुछ की टर्म्स हैं लाइक मिमेसिस, कैथारसिस, हर्शिया, थ्री रिमूव्स ऑफ प्लेटो, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर।
टचस्टोन मेथड, रियलिज्म और ट्रुथ टू लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। आप अगर मुझसे पढ़ते आ रहे हैं कि ये की टर्म्स आपको इसलिए दे जा रहे हैं जिससे आप पढ़ाई हुई चीज़ को रिवाइज कर पाएँ, वीडियो पॉज करके, कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रीडिंग डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, उसमें वो देख रहे हैं, डज दिस एक्चुअली represent the Victorian poverty? Does it reveal the universal truth about Victorian situation? है ना, ये बात चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट में आ रही है। अब हम देखेंगे प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल। प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल, सबसे पहले आपको ये मालूम है कि प्लेटो के जो स्टूडेंट हैं वो हैं एरिस्टोटल। प्लेटो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पोइट्री है वो हार्मफुल है, ठीक, इट स्टिमुलेट्स इरेशनल इमोशंस और वीकन रीजन। प्लेटो का कहना क्या है कि पोइट्स को हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि उनकी जो पोइट्री है उसका इफेक्ट जो ऑडियंस पे आ रहा है वो हार्मफुल है, वो इमोशंस को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है और रीज़न को वीक कर रहा है। वहीं पे एरिस्टोटल का कहना ये था कि पोइट्री जो है वो बेनिफिशियल है, वो कथारसिस, पर्जिस, पिटी एंड फियर, थेरेपेटिक है, ठीक, एज अ थेरेपी है। अब कैथारसिस का मतलब आपको नहीं मालूम है तो बेटा क्या मालूम है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इमोशन, परगेशन ऑफ इमोशन। कंक्लूजन क्या आया कि इनका कहना था प्लेटो का कि पोइट्स को वेनिश कर दो रिपब्लिक से, और वहीं एरिस्टोटल का कहना था कि पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, उसको वो डिफेंड कर रहे थे, ठीक। और प्लेटो, व्हाट डज मिमेसिस इमिटेट? कॉपीज ऑफ कॉपीज, यानी कि पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स किसकी बात हो रही है कि कॉपीज की कॉपीज बन रही है, थ्री रिमूव्स फ्रॉम द आइडियल फॉर्म। वहीं एरिस्टोटल का क्या कहना था कि यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर है, व्हाट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इतनी बात आ गई समझ में। अब एक क्वेश्चन देख लो, आंसर आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। इस वाले केस में है, जब मैं टेस्ट लूँगी तब मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी, तब भी मैं देखूंगी, है ना। देखो, हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है और ये मेरा तरीका है। जिसको समझ आ रहा है वो इस पे रहेगा, जिसको नहीं आ रहा है उससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, जिसको जो समझ आए। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, है ना। एरिस्टोटल सेज पोइट्री इज़ मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, बिकॉज ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम एरिस्टोटल के केस में क्या देख रहे थे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल देखा हमने, तो यूनिवर्सल हमें कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, पोइट्री शोज यूनिवर्सल्स, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर, ठीक, ये हो गया। अभी पोइटिक्स वगैरह मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि एडवांस की चीज़ें हैं, अभी आप बेसिक तो जानो किसी के बारे में। दूसरा क्या है, ऑथर ओरिएंटेड, और जिसमें हम एक्सप्रेसिव जो तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, सुनो एक्सप्रेसिव। व्हाट डज दिस टेक्स्ट एक्सप्रेस अबाउट द ऑथर्स इनर लाइफ, फीलिंग्स एंड जीनियस। उनका कहना था कि जो ऑथर हैं वो अपने वर्क में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी इनर लाइफ, फीलिंग्स और जीनियस, इन सबको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस ओरिएंटेशन का कहना था कि लिटरेचर फ्लोज फ्रॉम द पोएट सोल। जो लिटरेचर है वो किसी पोएट की सोल से निकलता है। ऑथर इज़ अ लैम्प, ऑथर क्या है, लैम्प है, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वर्ल्ड को, आउटवर्ल्ड को, बट वो रेडिएट कर रहा है अपनी इनर लाइट को। जो उसके मन के विचार आ रहे हैं वो उसको पन्ने में उतार रहा है, शब्दों में ढाल रहा है। वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट आउट कर रहा है, अपनी गाइडिंग लाइट को रेडिएट कर रहा है। तो वो क्या है, लैम्प। इसमें क्या था, मिरर। इसमें क्या है, लैम्प। इसके की थिंकर्स कौन है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेली और बेनेडिक्टो क्रॉस। वर्ड्सवर्थ का क्या कहना था, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो इन्होंने पोइट्री के लिए कहा था। कॉलरिज, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की थी इन्होंने कि प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन है, यार कल ही बताया मैंने ये सारा, समझ रहे हो। निगेटिव कैपेबिलिटी बताई है मैंने। पोइट्स अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बताया है मैंने। आर्ट को प्योर इंट्यूशन एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। अब मैं आपको फिर से बताऊँ, चलो सुन लो। वर्ड्सवर्थ, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं बेसब्र, उनको लग रहा है कि मैडम बोल रही हैं कि कल ही बताया, कल ही बताया, अब नहीं बताऊँगी। फिर लेकिन मैडम ने बोल दिया कि नहीं नहीं पता, अच्छा लो बता देते। तो इसलिए लिसनिंग पावर ज़रूरी है।
एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है, वरना अपने बबल में रह जाओगे। वर्ड्सवर्थ का क्या कहना है कि इमोशन रिकलेक्टेड ट्रैंक्विलिटी, जो ऐसे इमोशन जो इंसान अकेले में बैठ के रिकलेक्ट कर रहा है, उनको लिख रहा है, वो क्या बना रहे हैं, पोइट्री बना रहे हैं। उससे वो क्या कर रहे हैं, अपनी इनर लाइफ को, इनर लाइट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वैसे कॉलरिज का है कि प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें हम आराम से देखेंगे। मैडम इतना पूरा टेबल बना के लाई हैं और आप सोच लिए कि मैडम आपको बताएंगी नहीं। बताइए, गलत बात है ये। इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी बता दी मैंने। पोइट्री ओरिजिनेट्स इन पावरफुल फीलिंग रिकॉल्ड लेटर इन काम एंड देन ग्रोज इनटू द पोएम। बताया मैंने, बताया ना। ये किस में है, प्रीफेस टू द लिरिकल पैलेट। प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में क्या कह रहे हैं कॉलरिज, जो बायोग्राफी एलेट्रेडिया में बताई है कि द लिविंग पावर ऑल ह्यूमन यूज टू परसीव द वर्ल्ड इज द ईगो ऑफ गॉड्स क्रिएशन। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, ईगो ऑफ गॉड्स क्रिएशन। और वहीं पे सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है कि द पोएट्स ईगो ऑफ प्राइमरी। जो पोएट प्राइमरी इमेजिनेशन को फिर से सोच रहा है, उसमें डिजॉल्व हो रहा है, उसको रिक्रिएट कर रहा है एक्टिव एंड कॉन्शियसली, वो क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन। फैंसी एक बहुत टर्म आता है जिसको आपको याद रखना है। ये फैंसी वो फैंसी नहीं है, इसका क्या है मतलब है, मैकेनिकल रीअरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड इमेजेस, नॉट क्रिएटिव, लोअर देन इमेजिनेशन। आपने मैकेनिकली ये चीज़ें अरेंज कर दी हैं, उसका रीअरेंजमेंट कर दिया, दैट इज़ फैंसी। नेगेटिव कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू स्टे इन अनसर्टेनिटी विदाउट इरिटेबली रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न। किसी अनसर्टेनिटी में बने रहना, निगेटिव चीज़ में भी कैपेबिलिटी रखना ठहरने की, समझ रहे हो, विदाउट रीचिंग फैक्ट एंड रीज़न। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स, पीवी शैली का कहना था डिफेंस ऑफ पोइट्री में, ये पोइट जो है वो शेप कर रहे हैं सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ को विदाउट बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर इट। जो वो अपने वर्क के थ्रू आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, तो वो क्या है, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स। ठीक, इसका आंसर नहीं दिखा होगा अगर अभी तक, क्योंकि आपका ध्यान मुझे लगता नहीं है कि नीचे होगा। तो विच करेक्टली पेयर थिंकर्स, ये बताओ मेरे को। कीट्स क्या प्राइमरी इमेजिनेशन के साथ थे, बताओ। वर्ड्सवर्थ नेगेटिव कैपेबिलिटी, कॉलरिज प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन, शैली इमोशन एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो, इसमें कौन सा की थिंकर का पेयर ठीक है, बताओ। अभी ये सारे बताए हैं, बताओ इस टेबल का आंसर यहाँ है, जल्दी बताओ। अब लाइव तो है नहीं जो आपका आंसर मैं देख लूँ। अगर आपने बताया सही तो अच्छी बात है, वरना इसका आंसर क्या है, सी, कॉलरिज। कॉलरिज का क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, और इमोशन एंड ट्रैंक्विलिटी किसका है, वर्ड्सवर्थ का। ठीक, कब का PYQ है, 2022 का। अब आप खुद देखो। तीसरा हमारे पास है टेक्स्ट ओरिएंटेड। टेक्स्ट ओरिएंटेड में हम देख रहे हैं व्हाट डू द टेक्स्ट ओन वर्ड्स मीन। टेक्स्ट के खुद के वर्ड्स क्या कहते हैं, कभी क्या कहना चाह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं, उनके वर्ड्स क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथर एंड रीडर। ऑथर को भी हटा दो, रीडर को भी हटा दो। अकेले में जो टेक्स्ट है, ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट, वर्बल आइकन, वो क्या कहना चाह रहा है। इट्स मीनिंग इज द ओनली इन इट्स लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, इमेजरी एंड टेंशन। द ऑथर इंटेंशन इज इररिलेवेंट, द रीडर फीलिंग इज इररिलेवेंट, ओनली द वर्ड्स ऑन द पेज मैटर। आगे समझ में, रीडर का मतलब भी नहीं है, ऑथर का भी मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किसका है, टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट क्या कह रहा है। इसके की थिंकर्स क्या है, I.A. रिचर्ड्स, क्लीनेथ ब्रूक्स, वेमसेट, बियर्डस्ली, जॉन क्रू रैंसम, शिक्लोव्स्की और फॉर्मुलिस्ट। फॉर्मुलिस्ट और शिक्लोव्स्की की मैं बात करूँ, फॉर्मुलिस्ट में विक्टर शिक्लोव्स्की डीफेमिलराइजेशन, अभी मैंने वो टेबल बताई, अब मैं मारूंगी पकड़ के अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे तो आजकल बच्चों को इतना कह दो तब भी बच्चों को मेंटली पता नहीं क्या क्या प्रेशर हो जाए रहा है ना। आई रिस्पेक्ट की जो चीज़ें होती हैं, दिक्कत हैं, आपको यहाँ प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, बट आप खुद सोचो, ये चीज़ अभी आपको बताइए मैंने, समझे, आ गई याद।
विक्टर शिक्लोव्स्की का डीफेमिलराइजेशन, मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज, ये कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ मैं केवल डीफेमिलराइजेशन लिख के छोड़ सकती थी, बट मुझे मालूम है कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज। समझे? सारी चीज़ें हैं, आप बस एक बार खुद से पढ़ना। देखो रैनसम का क्या कहना था कि इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म जो मूवमेंट आया उसके बारे में बात की ना। न्यू क्रिटिसिज्म में हम क्या देख रहे थे, टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है ना। विमसेट इनका इंटरनल फेलिसी, अफेक्टिव फेलिसी जो अभी हम देखेंगे, डेप्थ में देखेंगे। ब्रूक्स का क्या कहना है, फेराफेज वाली चीज़ें, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, इनकी बातें। और रिचर्ड्स ने क्या किया, इन्वेंटेड क्लोज रीडिंग वाया प्रोटोकॉल मेथड। और ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में देखते हैं। ये चार उससे पहले ये देख लो, की टर्म्स याद रख लो। 3 की कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद ही रखने हैं, वो है इंटरनल फेलिसी। इंटरनल फेलिसी किसका है, विमसेट और वेड्सले का। इनका कहना क्या है कि ऑथर के जो इंटेंशन है वो ना ही अवेलेबल होते हैं ना ही डिज़ायरेबल होते हैं एक क्रिटिकल स्टैंडर्ड में। जो चीज़ एक बार लिख गई फिर वो पोएम वर्ल्ड को बिलोंग कर रही है ना। एग्ज़ाम ट्रिप आपके लिए क्या हो सकता है कि स्टूडेंट से रिचार्ड्स एंड ब्रूक्स कॉइन्ड दिस, बट नहीं, रिचार्ड और ब्रूक्स ने नहीं, विमसेट और वेड्सले ने किया है इंटेंशनल फेलिसी। ठीक है, इंटेंशनल फेलिसी 1946 में क्या है कि ऑथर का इंटेंशन मायने नहीं रख रहा है। एक चीज़ बार जो लिख गई वो लिख गई, पोएम वर्ल्ड की हो गई। अफेक्टिव फेलिसी क्या है कि जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट, कि वो क्या इफेक्ट कर रही है ना। जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन यू इज एन एरर। यू फील, आपकी फीलिंग आपके लिए है, पोएम के लिए नहीं है। लीड्स टू रिलेटिविज्म। इसके सेम पेयर आते हैं, है ना। सेम पेयर क्या आते हैं कि इंटेंशनल फेलिसी के बाद 3 साल बाद आया है 1949 में। ईयर अलग है, ऑथर सेम है, तो ये गलती मत करना, ये मत सोचना दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। ठीक, हेयर से ऑफ पैराफ्रेज हम क्या पढ़ रहे थे, यू कैन नॉट समराइज अ पोएम इन प्रोज विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। एक पोएम का कि समरी आप उसको प्रोज में समराइज नहीं कर सकते उसका मीनिंग लूज करके। यू कैन नॉट समराइज अ पोएम इन प्रोज विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। फॉर्म और कंटेंट जो ये दो चीज़ें हैं ना वो इनसेपरेबल हैं। जो पोएम की आपकी फॉर्म रहेगी वो अलग होगी, है ना। आप पैराफ्रेज वाली जो चीज़ आ रही है उसको याद रखो कि ये नहीं कि आपने पोएम को एक पूरे पैराग्राफ में पैराफ्रेज तो कर दिया बट उसका एसेंस चला गया, है ना। ये ब्रूक्स का कॉन्सेप्ट है हेयर से, है ना। फेलिसीज किसका है, वेमसेट का। ऑल न्यू क्रिटिक्स ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इतनी बात आ गई समझ में। क्लिंट ब्रूक्स का हेयर से और पैराफ्रेज जो है वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि फॉर्म एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल। इतनी बात याद रखने वाली है। तीसरा लास्ट वन, अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए, आओ देखते हैं। अभी तक हमने देख लिए, ये देखो ये 4 थे हमारे पास, मिमेटिक, एक्सप्रेसिव, ऑब्जेक्टिव और प्रैग्मेटिक। मिमेटिक हमने देख लिया, एक्सप्रेसिव हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है ये भी हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जब हम देख रहे हैं जिसमें हम रीडर और सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि रीडर और सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसमें हम देखेंगे जो कि प्रैग्मेटिक है। उसमें हम देखेंगे व्हाट डज दिस टेक्स्ट डू। ये जो टेक्स्ट लिखा गया है उनका क्या कहना है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सोसाइटी के लिए, वो रीडर के लिए क्या काम कर रहा है ना। वो कुछ इंटरेस्ट या कोई चीज़ सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस ओरिएंटेशन हैज़ 2 लेयर्स। इसकी 2 लेयर हैं, पहली एंशिएंट, दूसरी मॉडर्न। एंशिएंट में क्या है कि होरेस जो जिनका कहना था कि लिटरेचर का काम होना चाहिए कि वो टीच भी करे कुछ और डिलाइट भी करे। और लिटरेचर का क्या काम है,
लिटरेचर शुड टीच एंड डिलाइट। वहीं जो लॉन्गनियस थे उनका कहना था कि इट शुड ट्रांसपोर्ट द रीडर, ये रीडर के अंदर सब्लिमिटी लाए, है ना। मॉडर्न में क्या है कि जो 20th सेंचुरी के पॉलिटिकल स्कूल्स हैं वो पूछते हैं कि व्हाट डज दिस टेक्स्ट डू टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए क्या हुआ, इन्होंने कुछ रेनफोर्स किया या रेजिस्ट पावर। इसके की थिंकर्स अगर हम देखें, हॉरेस, लोगनियस, स्टैनली फिश, आइजर और मार्क्स, ग्रैम्शी, ये सारे लोग, है ना। हॉरेस क्या कर रहे हैं, लिटरेचर मस्ट टीच एंड डिलाइट साइमल्टेनियसली, ये बात मैंने बताई। लॉन्गनियस क्या है, सबलाइन का कॉन्सेप्ट, ओवरवेलमिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द रीडर। स्टैनली फिश में क्या है, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ हैं कि रीडर अपनी स्ट्रेटजीज को शेयर करके एक टेक्स्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वोल्फगैंग आइजर का काम क्या है, क्या काम बताया है, इम्प्लाइड रीडर का, कि हर एक टेक्स्ट में कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं और उन टेक्स्ट को बाय रीडिंग एक रीडर भरता है, ठीक है, और उससे मीनिंग जनरेट होता है। मार्क्स की बात मैं करूँ, कार्ल मार्क्स हो गए, एंटोनियो ग्राम्सी हो गए, शोवाल्टर हो गए, एडवर्ड सीड हो गए, बटलर हो गए, ये सारे मॉडर्न पॉलिटिकल एक्सपेंशन किए हैं प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन का, ठीक है। कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्की, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। इन केस यू वांट टू नो अबाउट दिस यू कैन स्विच द वीडियो टू दैट, ओके। की टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, सारे मैंने बता दिए हैं। और ये देखिए, ये मास्टर प्लानर है, इफ़ यू नीड दिस यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द चैनल्स बायो, यू कैन बाय इट फ्रॉम डेट। अगर मैं बात करूँ आपसे, किसकी बात मैं कर रही थी, हाँ, की टर्म्स की टर्म्स में देखो, कौन कहेगा मैंने नहीं पढ़ाया, गाइनोक्रिटिसिज्म पढ़ाया है, हेट्रोग्लोसिया पढ़ाया है, हेजेमनी पढ़ाया है, आइडियोलॉजी पढ़ाया है, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अब इसके बाद अगर आप सोचो कि अब वही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ फिर से आपको रिपीट करूँ, तो भाई एक लिमिट होती है, और शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है मैंने, आप शॉर्ट्स ही देख के समझ जाओ। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या है कि पावर कौन होल्ड कर रहा है, व्हाट क्लास डज दिस टेक्स्ट सर्व, पावर कौन होल्ड कर रहा है, कौन किस बात को सच बता रहा है, जिसमें आइडियोलॉजी है, हेजेमनी है, बेस सुपर स्ट्रक्चर। अब मेरे को ये कमेंट डाउन करो, ये बेस सुपर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट किसका है, हेट्रोग्लोसिया वाला कॉन्सेप्ट किसका है। फेमिनिस्ट में बात करें हम कि वेयर आर द वुमेन, वुमेन कहाँ है, उनकी जो जेंडर है वो कैसे शेप कर रहा है लिटरेचर को, है ना। ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो इसमें हम वर्जीनिया वुल्फ कर रहे थे, साइमन डी वेवर कर रहे थे, जो बता रहे थे कि वुमेन एज अदर देखी जा रही हैं, बटलर हैं, शोवाल्टर हैं, ये है ना। तो इसमें गाइनोक्रिटिसिज्म आया है, जेंडरलेस परफॉर्मेंस आया है, फेमिनाइन आया है, पेट्रियार्की आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ तो वो बात कर रहे हैं कि हुज वॉइस इज साइलेंट, किसकी आवाज़ शांत है, मतलब किसकी आवाज़ दबाई जा रही है ना, जिसमें सेड, इस पे बाकी सारे आ रहे हैं, जिसमें सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो ऑप्रेस्ड है, जिसकी बात सुनी नहीं जा रही है, जिसका इस पे बात का वर्क है कि अंदर सबाल्टर्न स्पीक, है ना। तो उस पर ओरिएंटलिज्म है, हाइब्रिडिटी है, मिमिक्री है, थर्ड स्पेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको वो वाला लेक्चर पहले कराया गया है, समझे। क्वेयर थ्योरी में हम देख रहे थे हेट्रोनॉर्मेटिविटी, जिसमें हम ज्यूडिथ बटलर की बात कर रहे थे, और हमारे हैं जिसमें हम जेंडर परफॉर्मेंस, क्लोजेट, हेट्रोनॉर्मेटिविटी और परफॉर्मेटिविटी की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बीच में पूरे टेबल में समझाया, सो नो वन कैन से कि मैं आपको ये चीज़ समझाई नहीं, है ना। बीच में मैंने 5-7 मिनट एक्स्ट्रा वो टेबल कल वाली आज समझाई है मैंने फिर से। एडवर्ड साइड की ओरिएंटलिज्म हो गई है, स्पिवाक का सबाल्टर्न हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई, या भावा का हाइब्रिडिटी हो गया, ये अब्राम्स के किस ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ। अभी बताया प्रैग्मेटिक रीडर सोसाइटी ओरिएंटेशन हो गई हमारी बात, आ गया समझ में। अब हम मास्टर रिवीजन अपने टेबल देख लें, देखें ये क्या है, मिमेटिक, एक्सप्रेसिव, ऑब्जेक्टिव और प्रैग्मेटिक। मिमेटिक में क्या है कि डज इट रिफ्लेक्ट रियलिटी, क्या वो रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं कितने हद तक कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस बात को समझा रहा है। एक्सप्रेसिव में व्हाट डज द ऑथर एक्सप्रेस, ऑथर एक्सप्रेस क्या कर रहा है। मिमेटिक में क्या है, मिरर इमेज वाली बात आ रही है,
मिरर इमेज मतलब मिरर एंड द लैम्प में मिरर वाला पार्ट कौन कर रहा है? मिमेटिक। लैम्प वाला पार्ट कौन कर रहा है? एक्सप्रेसिव, जिसमें इनर लाइट रेडिएट कर रहा है ऑथर। ऑब्जेक्टिव में जो टेक्स्ट है वो क्या मतलब कर रहा है, और प्रेगमेटिक में कि जो वर्क है वो वर्ल्ड को क्या सर्व कर रहा है, क्या चीज़ दे रहा है। हॉरस का क्या टीच कर रहा है, डिलाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एग्जाम ट्रिक आप एक ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल, माइमेसिस या और विच रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, टच स्टोन मेथड, तब आपको क्या समझना है? मिमेटिक, वर्ल्ड ओरिएंटेड। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, शैले, इमोशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें दिख रही हूँ। ऑथर ओरिएंटेड हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, रिचार्ड्स ब्रूस ये ऑब्जेक्टिव हो गया, होरेस प्रैग्मेटिक हो गया, मिरर मेटाफर इनक्रेडिबल मिमेटिक हो गया, लैम्प क्या हो गया? एक्सप्रेसिव हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, देख लिया जाए, ऐसा ही देख लो चलो। अ क्रिटिक एनालाइज डिकेंस हार्ड टाइम्स आस्किंग व्हाट आइडियोलॉजी of industrial capitalism does this novel serve? Which Abraham's orientation in this? जो चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स है, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एम.एच. अब्राहम्स की द मिरर एंड द लैम्प है वो बता रही है विक्टोरियन पीरियड को। तो जो चार्ल्स डिकेंस के हार्ड टाइम्स है वो पूछ रही है कि व्हाट आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डज दिस नॉवल सर्व? ये नॉवल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की किस आइडियोलॉजी को सर्व कर रही है? तो ये कौन सा अब्राहम ओरिएंटेशन आया इसमें? मिमेटिव आया, एक्सप्रेसिव आया, ऑब्जेक्टिव आया, प्रैग्मेटिक आया? बताओ, सोच लिया? दिखाऊं आंसर? पक्की बात? पक्की? सोच लो, अपने आप सोचना सही है गलत है, मैं देखने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपना साथ खुद दो। डी, प्रैग्मेटिक, कि वो सोसाइटी को क्या सर्व कर रहा है। सर्व करने वाली बात आ गई तो क्या हो गया? प्रैग्मेटिक, सोशल इफेक्ट की बात आ गई, है ना। अगला आंसर आपको दिख ही गया। विच ओरिएंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू क्रिटिसिज्म क्लेम इग्नोर्स ऑथर्स? विच ओरिएंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू क्रिटिसिज्म क्लेम? ये कह रहा है कि ऑथर की बायोग्राफी को इग्नोर करो, इमोशनल रिस्पॉन्स को इग्नोर करो, और जो टेक्स्ट है सिर्फ उन पे याद रखो, सिर्फ उन्हें देखो। तो सिर्फ टेक्स्ट पे याद रखो। मिमेसिस में हम क्या देख रहे थे? मिरर। एक्सप्रेसिव में हम एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्टिव में हम टेक्स्ट, प्रैग्मेटिक में सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? सिर्फ यही चार चीज़ें हैं ना, सिंपल सी। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑब्जेक्टिव। आपको तो आ गया, अरे वाह। तो ये आपका पूरा मॉडल था, जो आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये वीडियो पूरी रॉ और मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं, अनएडिटेड है, तो हम ऐसा ही डाल देते हैं। तो बीच में आपको जो भी शोर शराबा फलाना धमाका जो भी चीज़ें आई हैं, इट्स जस्ट नेचुरल थिंग, यू शुड इग्नोर डैट। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये सारी चीज़ें करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत सारा गुड लक आपके लिए। आप जैसे भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे। और कभी भी मोटिवेशन लो लगे, कुछ लगे, बताना मेरे को, हूँ मैं आपके सुनने के लिए, आपके समझने के लिए, आपको बताने के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आई एम हेयर फॉर यू, आपको सुना जाएगा, बट द थिंग इज़ आपको भी सुनना पड़ेगा, आपको बात समझनी पड़ेगी। जितनी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ते रहो, समझते रहो, बहुत भला होगा। बेस बना लो, एडवांस में हम बहुत डेप्थ में चीज़ें करेंगे। ये जो हमने 8 पन्ने की स्लाइड ख़त्म कर दी है, इतना इतना कम नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है बच्चे। आ रही है बात समझ में? तो इस ओवरव्यू को ओवरव्यू की तरह लेके आप एक बार समझो, इतना डाइजेस्ट करो, फिर हम बहुत अच्छे से बिरयानी आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, है ना। अभी पहले इतना खिचड़ी खाना सीखो, खिचड़ी इन द सेंस हल्का खाना पहले सीखो, भारी हम खिला देंगे, बहुत अच्छे से खिला देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आ गई। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है, कोई भी चीज़ चाहिए, PDF चाहिए, कुछ भी, वॉट एवर, कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। कमेंट करो और बताओ
हम सुनेंगे, हम बताएंगे, हम समझेंगे, जो भी जैसे भी चीज़ें होंगी। और थैंक यू सो मच।